आज हम बात करेंगे भारत के एक बेहद अहम राज्य की, आर्थिक समृद्धि के पैमाने पर देश का नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र की। लेकिन महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा पहलू भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है खुलेआम होने वाले स्कैम और राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की हालत। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि इतना डेवलप स्टेट भ्रष्टाचार की जड़ में शामिल है? आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य होने के बावजूद घोटालों में भी सबसे आगे क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस काले सच के पीछे की हकीकत। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में हुए कुछ सबसे बड़े और चर्चित घोटालों की, जिनकी गूंज न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सुनाई दी। सबसे पहले बात हर्षद मेहता स्कैम की, जो करीब 4000 करोड़ का था और जिसने भारत की फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। और फिर आया तेलगी स्कैम, जिसकी रकम करीब 30,000 करोड़ आकी गई। फर्जी स्टैम्प पेपर बेचकर देश का करोड़ों का नुकसान किया गया। इसके बाद देश ने देखा विजय मल्ल्या और नीरव मोदी स्कैम, जिन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ उधार लेकर देश से फरार होने की मिसाल कायम की। महाराष्ट्र में सबसे चौंकाने वाला मामला रहा महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला, जिसकी अनुमानित राशि 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती है। इस घोटाले की खास बात यह रही कि उस समय विपक्ष के नेता रहे देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में बैलगाड़ी भरकर सबूत सार्वजनिक रूप से पेश किए थे। लेकिन वक्त के साथ इस घोटाले को लेकर जांच ठंडी पड़ गई और सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। भारत का सबसे समृद्ध राज्य, आर्थिक दृष्टि से नंबर 1, लेकिन घोटालों की दुनिया में भी नंबर 1। क्यों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा घोटाले होते हैं और घोटालेबाजों को सज़ा देने के बजाय उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है? महाराष्ट्र में सिस्टम इस तरह से बना दिया गया है कि सब कुछ पता होता है लेकिन कुछ भी साबित नहीं होता। किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और घोटालों की जांच पर दोषियों को सज़ा दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस व्यवस्था की। लेकिन इस विषय पर गहराई से बात करने से पहले आइए सुनते हैं उस जज साहब के विचार, जिन्होंने हमारे सिस्टम की असली तस्वीर बेझिझक शब्दों में बयां की है। उनके मुताबिक अगर वकीलों ने तय किया तो एक भी पुलिस वाला काम नहीं कर सकेगा। पुलिस वालों को बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या आजकल? ये सब नेतागिरी का आइटम है ये पुलिस का, और कुछ नहीं। चुनाव के पहले क्या था ये? लिखो भाई, स्टे करो इसको। हट, जबरदस्ती का कुछ भी कुछ करती है आपकी पुलिस। वकीलों के पीछे पड़ोगे, फिर हम लोग पीछे पड़ते हैं। एक पुलिस वाला नौकरी नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास मटेरियल हो तो हम कभी मना नहीं करेंगे। व्हाट इज द मटेरियल विथ यू स्टेट? मटेरियल नहीं है ना, अभी जो डॉक्यूमेंट फाइल किया उसमें कोई मटेरियल, सिर्फ इतना एलिगेशन है इनके ऊपर। हाँ, कि ये आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपीगण को वैध ढंग से प्रतिच्छादित करने के उद्देश्य से आरोपीगण अपनी कार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए और पुलिस की कार्रवाई की सूचना आरोपीगण को दिया था। तो क्यों? वो तो अपने क्लाइंट के लिए तो हर कोई करता है। महाराष्ट्र में अक्सर यह देखने को मिलता है कि पुलिस व्यवस्था भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नजर आती है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि राज्य की पुलिस के पास किसी भी अपराध की जांच के लिए कोई स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस यानी एसओपी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पुलिस आज भी अपने पुराने अनुभवों और बनी बनाई मोडस ऑपरेंडी के आधार पर ही काम करती है। यानी जहां ज़रूरत हो वहां आंख मूंद लेना और जहां दबाव हो वहां तेज़ी से एक्शन दिखाना। जब कानून के रक्षक सत्ता के इशारों पर काम करने लगे तब न्याय सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। यह है महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एसओपी दस्तावेज, जिसकी इंडेक्स आप ध्यान से पढ़े तो समझ आता है कि इसमें क्लेरिकल वर्क यानी कार्यालयीन कार्यों के अलावा जांच, गिरफ्तारी और केस हैंडलिंग जैसे अहम मुद्दों पर कोई ठोस गाइडलाइन नहीं दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई नई बात नहीं, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स जो सिस्टम की इस दुर्गंध को शब्द में नहीं तथ्य में बयां करती है। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये खबरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की हकीकत है। रिश्वत लेने वाले 36 पुलिस वालों पर गाज गिरी है। सभी 36 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई में हफ्ता वसूली करते पुलिस वालों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थीं। एक दो नहीं बल्कि 36 पुलिस वालों की ये शर्मनाक तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। मुंबई पुलिस की हैरान करने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हुई है।
थाने में हफ्ता वसूली कर रहे ये लोग अपराधी नहीं हैं, ये पुलिस वाले हैं। वसूली की तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं। पुलिस वालों की ये शर्मनाक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। वसूली का ये खेल उन लोगों के साथ खेला जा रहा था जो पाकिस्तान से यहाँ आकर बसे हैं। अपने जर्जर मकानों की मरम्मत के लिए इन लोगों को पुलिस वालों की जेबें गर्म करनी पड़ती हैं। पीड़ितों की माने तो नगर निगम के अधिकारी भी इनसे इस बात के पैसे वसूलते हैं और पुलिस भी इसमें पीछे नहीं। इन्हीं में से एक पीड़ित ने नेहरू नगर थाने के पुलिस वालों की वो तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली जिनमें वो अवैध वसूली में जुटे थे। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि किस तरह मजबूर लोगों से पुलिस वाले जबरन पैसा वसूलते हैं। उन्हें इतना डरा देते हैं कि गरीब लोगों के पास कोई और चारा नहीं होता। ये तस्वीरें एक सवाल है और जवाब अब सरकार को देना है। क्या इन पुलिस वालों के भरोसे ही उसने आम लोगों को रख छोड़ा है? कानून के ये पहरेदार जब अपनी वर्दी की इज्जत तक नहीं रख सकते तो आखिर कानून का लाज कैसे रखेंगे? अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। घूसखोर पुलिस वाले निलंबित किए जा चुके हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से कहा गया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। A key piece of evidence in the high-profile Sheena Bora murder trial has seemingly gone missing. The prosecution told the court that the bones, which the CBI claims to be Sheena Bora's remains, are reportedly untraceable. The missing evidence consists of skeletal remains recovered by the Penn police in 2012, the year Sheena was murdered. Public prosecutor C.J. Nandod informed the special CBI court in Mumbai that the bones crucial for the forensic analysis could not be found despite a search. The development comes during the testimony of Dr. Ziba Khan, a forensic expert from the JJ Hospital, who initially examined the bones in 2012 and confirmed that they were human remains. Dr. Khan's examination was crucial to establishing the prosecution's narrative. The prosecution had earlier requested additional time to locate the bones, which the defense lawyer did not oppose. However, after failing to find them, the prosecution is reportedly prepared to proceed with Dr. Khan's testimony without presenting the bone as evidence. At the heart of the Pune Porsche car killing case is a massive and clear cover-up in which, without ambiguity, I can tell you this, the role of the police is coming under very, very strong suspicion, scrutiny. The Pune Police Commissioner appears keen somehow to clear his own role, keep his job. All he is doing over the last 3 or 4 days, somehow cover up for himself, for the police, mostly for himself now. Now he started taking action against junior police officials after first complimenting himself on my program on the great investigation that he did, and he's very arrogant in his responses also. In the process of doing so, the Pune Police Commissioner has tied himself up totally in knots. At every stage of the Republic SIT investigation, we find a terrible so-called investigation by the Pune Police. Was the Pune Police working overtime to protect the super rich super brat? अँटी करप्शन ब्युरोनं मोठी कारवाई केली। एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश कदम यांना अँटी करप्शन ब्युरोनं अटक केली। सतीश कदम यांनी शहाबाज गावातल्या इमारत दुर्घटना प्रकरणातला बिल्डर महेश कुंभारला विविध गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत 50 लाखांची लाच मागितली। सेटलमेंट झाल्यानंतर 18 लाखांची रक्कम ठरली, त्यातले 14 लाखांची रक्कम स्वीकारण्यात आली आणि उरलेले 4 लाख स्वीकारताना सतीश कदम यांना राहत्या घरातून अँटी करप्शन ब्युरोनं अटक केली। नवी मुंबईत अँटी करप्शन ब्युरोनं एक मोठी कारवाई केली। एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश कदम यांना अटक करण्यात आली। सतीश कदम यांना त्यांच्या राहत्या घरातून अँटी करप्शन ब्युरोनं अटक केली। लाच स्वीकारताना ही अटकेची कारवाई करण्यात आली। महाराष्ट्र पुलिस की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि अगर कोई आम आदमी अपनी शिकायत लेकर कांस्टेबल से लेकर राज्य के डीजीपी तक भी चला जाए तब भी उसके लिए न्याय की कोई गारंटी नहीं है। पुलिस अक्सर शिकायत तभी दर्ज करती है जब आपके पास या तो पैसा होता है या कोई राजनीतिक पहुंच। आम आदमी की आवाज़ बिना ताकत के अक्सर अनसुनी रह जाती है। पिछले साल महाराष्ट्र में एक दिल दहला देने वाला बदलापुर बलात्कार का मामला सामने आया, लेकिन उस घटना से भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह थी कि पीड़िता के घर वालों ने बार बार पुलिस से गुहार लगाई,
लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर लोगों को रेल की पटरी पर उतरना पड़ा। जब विरोध बढ़ा, मीडिया में खबर आई और दबाव बनने लगा, तभी जाकर पुलिस हरकत में आई और एफआईआर दर्ज की गई। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र पुलिस की मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा बन चुका है, जहां न्याय पैसे और राजनीतिक संबंधों से चलता है, न कि पीड़िता की पुकार से। उनकी जो भी मांगे थी, जैसे ये केस फास्ट ट्रैक में दे दो, दे दी। उज्ज्वल निकम है एडवोकेट, उनकी नियुक्ति करो, वो भी हमने कर दी। उसमें उन्होंने कहा कि स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रशासक है, उनके ऊपर कार्रवाई करो, वो भी हमने कर दी। या केस दर्ज करने के लिए 10-11 घंटे लेट हो गए, पुलिस ऑफिसर पे कार्रवाई करो, वो भी हमने कर दी। सभी मांगे हमने पूरी कर दी। The Maharashtra government has suspended 3 police officers in connection with a sexual abuse case involving 2 school children at a school in Badlapur. The suspended officers include the senior police inspector, assistant sub-inspector and head constable from Badlapur police station. The suspension was ordered after it was found that they delayed action on the complaint, failing to take cognizance for 12 hours. In response to the incident and subsequent protests, the government has also formed a special investigation team to probe the case. The SIT will thoroughly investigate the alleged sexual abuse of the 2 kindergarten students aged 3 and 4 years at a school in Badlapur. The police arrested an attendant at the school on the 17th of August, accused of abusing the 2 school children in the school's toilet. Following this, the school management suspended key personnel including the principal, a class teacher and a female attendant. Massive protests erupted in Badlapur after the incident, with protesters vandalizing the school by breaking windows, benches and doors. Demonstrators also demanded public punishment for those involved. The protests led to stone pelting at Badlapur station, further escalating the situation. In a key development, Ujjwal Nikam has been appointed as a special public prosecutor for the case. He'll lead the legal proceedings to ensure justice for the victims. State Education Minister Deepak Kesarkar revealed that the school's CCTV cameras were not operational at the time of the incident. The abuse allegedly took place between 13th and 16th of August, with parents filing the complaint on the 18th of August. The police's delay in taking action led to the transfer of the inspector in charge. बदलापुर में हुए बहुचर्चित बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी की एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। अब न्यायिक जांच में यह साफ हो गया है कि यह एक फेक एनकाउंटर था। सरकार ने अपने राजनीतिक सहयोगियों को बचाने के लिए इस एनकाउंटर की साजिश रची। आरोपी सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि इस केस में एक अहम गवाह भी था, जिसे जानबूझकर चुप कराया गया। Ladies and gentlemen, this is a big piece of breaking news that is coming in at the top of it, and this is a big embarrassment for the Maharashtra government, because this involves the Badlapur encounter. If you remember it, a magisterial inquiry has now deemed it fake. This magisterial inquiry had been instituted to figure out what exactly happened. This report is now saying that the man accused of raping a 3-year-old in her school, Akshay Shinde, actually died in police custody. The report has held 5 policemen responsible for Akshay Shinde's death. In fact, this is what the report has found, and this is very embarrassing for the police force that had claimed that the police had fired in self-defense. The report is saying that no fingerprints of the deceased have been found on the gun. So the police argument of self-defense seems to be suspicious. This is what the report is saying. The report is also saying that the allegations of the victim's parents by now are justified. Let me go straight across to Sanjay Hegde, who is joining us on the... अब आपके सामने लाते हैं खुलेआम महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए जा रहे करप्शन के सबूत। सवाल यह उठता है, जब कानून के रखवाले ही बिक जाए तो आम आदमी कहा जाए। क्या महाराष्ट्र पुलिस कानून की रखवाली कर रही है या फिर सत्ता के इशारों पर काम कर रही है? पुढच्या घडामोडींकडे आता वळूयात। वाहतूक विभाग भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे असा गंभीर आरोप वाहतूक पोलिसांनाच केलाय। प्रत्येक गुन्ह्यासाठी पोलिसांचं रेट कार्ड ठरलेलं असतं आणि त्यांच्या भ्रष्टाचारामध्ये सहभागी झालो नाही म्हणून आपला छळ करण्यात आला
अशी याचिका पोलीस हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोकेंनी मुंबई हायकोर्टात केली आहे। या संदर्भात सुनील टोकेंनी वाहतूक पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचे व्हिडिओ पुरावे म्हणून हायकोर्टात सादर केले। विशेष म्हणजे वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करून सुद्धा कारवाई न केल्यानं आपण हायकोर्टाचा दार ठोठावल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। तर हे जे लायझनिंग ऑफिसर किंवा कॅशियर आहेत हे नवीन गाडी जुन्या गाड्यांची जी शोरूम्स आहेत त्यांच्याकडून दरमहा ठराविक हप्ता घेतला जातो। माझ्याकडे आत्ता असं रेकॉर्डिंग आहे की स्कूल बस, मग त्यात फॅन असतील, रिक्षा चालक असतील किंवा टॅक्सी यांचे जे स्कूल बस म्हणजे मुलं घेऊन जातात त्यांच्याकडून दरमहा ठराविक हप्ता हे कॅशियर घेऊन जातात असं माझ्याकडे रेकॉर्डिंग आहे। त्याच्यानंतर गुजरातच्या गाड्यांचा जो एजंट आहे टुरिस्टचा पटेल म्हणून त्यांनी रेकॉर्डिंगमध्ये मला असं सांगितलं की मी माझ्या एवढ्या गाड्यांच्या सिनियर प्यायला एवढे पैसे देतो। राज्याच्या महसूल विभागात सर्वात जास्त लाचखोरी होते तर महाराष्ट्र पोलीस दल दुसऱ्या क्रमांकावरती आहे। लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं आकडेवारी जाहीर केले। गेल्या 6 महिन्यात एसीबीनं 314 अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय। यातील 72 अधिकारी महसूल विभागाचे तर 67 पोलीस दलातील अधिकारी आहेत। महाराष्ट्र पुलिस में कम से कम 10% करप्शन तो होता ही है। खुद राज्य के तत्कालीन डीजीपी का चौंकाने वाला कबूलनामा। जी हाँ, ये कोई विपक्ष का आरोप नहीं था, ये बयान उस व्यक्ति का था जो पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का मुखिया था। हम चाहे जितना भी प्रयास करें लेकिन यह सच है कि हमारी फोर्स में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कम से कम 10% तो बना ही रहता है। जब डीजीपी खुद कह रहा है तो आम आदमी किससे न्याय की उम्मीद करे। I am not defending corruption. I am only saying that corruption is the part of the system. If in a society there are 100 people, out of that 10 will always remain corrupt. करप्शन के केसेस अगर है, डिटेक्ट हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। हो रहे हैं ये चिंता की बात नहीं है। हाँ, नहीं हो रहे हैं। ये देखिए अभी करप्शन जो है वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, बाकी डिपार्टमेंट में नहीं है, ऐसे नहीं है। करप्शन, I am not defending corruption. I am only saying that corruption is the part of the system and it is very difficult to weed it out. Only thing what we can do is make out maximum number of cases to deter any public servant from indulging into corruption. We cannot weed out 100% corruption. Otherwise, that act is Prevention of Corruption Acts. It is not Abolition of Corruption Act. So the act itself says that it is a preventive act. Now if in a society there are 100 people, out of that 10 will always remain corrupt. You cannot weed out all the 100% out of the system. It is a part of the system. My point is कि पुलिस विभाग और राजस्व विभाग ये दो जो विभाग हैं इसमें अन्य विभागों की तुलना में 500% ज्यादा नहीं, तो उसमें मैन पावर भी देखिए ना कितना ज्यादा है। It will also matter with the number of officers and men working. Now Maharashtra Police has got a strength of 2,20,000 people. Now there could be departments where there are only 500 people working in department. There are only 5,000 people working in the department. So if you take a proportional percentage कि ये डिपार्टमेंट में 500 लोग हैं और उसमें से 50 लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं, so the percentage goes to 10%. Now in police cases, if you say that 300 cases or 200 cases are made out in a year in the police department, so that will mean out of 2,20,000, 200 are being prosecuted, isn't it? And they are being prosecuted. Cases are being made out. So if anybody is indulging into corruption, we receive the complaint, we take action.
हर दिन हजारों लोग उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेकर महाराष्ट्र के मंत्रालय का रुख करते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई उनका दर्द समझेगा। लेकिन हकीकत क्या है? न कोई ट्रैकिंग सिस्टम, न जवाबदेही और न इंसाफ। मंत्रालय में दाखिल होने वाले आम आदमियों की अर्जियां किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाती। वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे यह पता चले कि किसने क्या शिकायत की और उस पर क्या कार्रवाई हुई। और नतीजा यह होता है कि लोगों की अर्जियां सीधे कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। जब सिस्टम जवाब देना बंद करता है तो कुछ लोग इतना हताश में टूट जाते हैं कि मंत्रालय के ऊपर वाले माले से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि महाराष्ट्र मंत्रालय के इतिहास में बार बार दोहराई गई एक डरावनी हकीकत है। और सबसे विडंबनात्मक बात, अब मंत्रालय में सेफ्टी नेट लगा दी गई है, इंसाफ देने के लिए नहीं बल्कि खुदकुशी करने वालों को बचाने के लिए। यह दृश्य और यह व्यवस्था शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, जहां जनता की आवाज़ को रोका नहीं गया बल्कि जाल बिछाकर उसे गिरने से बचाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि न्याय की देवी के आंखों पर बंधी पट्टी हट चुकी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। यह सच है कि हमारा कानून अंधा था, अंधा है और अंधा ही रहेगा। महाराष्ट्र में अधिकांश सरकारी विभागों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कार्यप्रणाली का कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं है। यानी कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, इसकी कोई प्रक्रिया तय नहीं है। जब प्रक्रिया तय नहीं है तो जवाबदेही भी नहीं बनती, क्योंकि जब कार्रवाई करनी होती है तो कानून भी पूछता है कौन सा नियम तोड़ा गया, और अधिकारी मुस्कुराते हैं कौन सा नियम था जो तोड़ते। एक अंतहीन चक्र, भ्रष्टाचार होता है, जनता शिकायत करती है, कार्रवाई नहीं होती क्योंकि एसओपी नहीं है, अफसर बच जाते हैं, नेताओं से संरक्षण मिलता रहता है और फिर वही अफसर अगली घोटाले की ज़मीन तैयार करते हैं। यह है अंधे कानून को जन्म देने वाली फैक्ट्री, हमारा खुद का सिस्टम। कानून का डर तब तक लगता है जब नियम साफ हो और सबके लिए बराबर हो, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों के लिए एक अनोखी इनाम योजना की घोषणा। महाराष्ट्र में ईमानदारी की खोज पर 1 लाख से 5 लाख तक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य के किसी भी ग्राम पंचायत ऑफिस, तलाटी ऑफिस, नगर पालिका, महानगर पालिका, पुलिस स्टेशन, पंचायत समिति, जिला परिषद, तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय, इन 10 में से किसी एक कार्यालय में कानून के अनुसार काम होता हो, ऐसा प्रमाणित कर पाए तो उसे 1 लाख से 5 लाख तक इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो कोई यह साबित कर सके कि महाराष्ट्र के मंत्रालय में जनता के द्वारा की जाने वाली शिकायतों के बारे में कोई ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है तो उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की वास्तविक स्थिति को उजागर करना है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी अगले एपिसोड में दी जाएगी। आपके सुझाव, अनुभव और शिकायतें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9975158464 और मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो सच के करीब लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि यह आवाज़ देश के हर न्यायाधीश तक पहुँचे।